Hello everyone, welcome to Civil Step. I hope you all are doing well. This is निधि और आज मैं आपके लिए JOA एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, जिसका पेपर 2 है आपका सैट, उसमें आपका यूनिट 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो हम वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसका कंसेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? टाइप्स ऑफ शेयर से पूछा गया है। आपने टाइप्स ऑफ शेयर्स टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है। उसमें भी आपके कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। तो उससे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का फीचर बताओ। तो यहाँ पे पहला देखो, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। तो क्या आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट पे करना होता है, वो भी जो फिक्स होता है? नो। ये आपका किस में होता है? ये आपका डिबेंचर्स में होता है। डिबेंचर्स में हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। इसका मतलब है कि जब आपकी कंपनी लिक्विडेट होती है या वाइंड अप होती है, जब बंद हो जाती है कंपनी, जब नहीं चलती, लॉसेज होने लग जाते हैं कंपनी को, तो उस टाइम जब हम रीपेमेंट करते हैं, जिन भी लोगों ने हमें कैपिटल दिया है, पैसा दिया है हमारी कंपनी को, उसको जब हम रीपे करते हैं, तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है? नो। सबसे पहले आपको सिक्योर डिबेंचर्स को दी जाती है, और जितने भी आपके खर्चे हैं पहले उनको दी एम्प्लॉयज़ को पहले सैलरी वगैरह सारी देनी पड़ती है, उसके बाद सिक्योर डिबेंचर्स आते हैं, देन अनसिक्योर डिबेंचर्स आते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स पहले आते हैं, उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं। तो ये भी ऑप्शन है जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन ओनरशिप इन द कंपनी। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या उनकी ओनरशिप होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, ABC कंपनी है, इसमें मेरा 10% शेयर है, मैंने इसके 10% शेयर जो है वो खरीदे हुए हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इस कंपनी की 10% मालिक हूँ, मतलब ओनरशिप है मेरी 10%। तो यस, ये सही है आपका। देन टैक्स डिडक्टेबल पेमेंट्स, नहीं, ये तो आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या करते हैं, हम टैक्स वगैरह सारा पे करके उसके बाद इक्विटी शेयर को होल्डर्स को देते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ओनरशिप इन द कंपनी, इसका देख लो, इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिया गया। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी and entitle shareholders to a portion of the company's profits and assets। जो भी लास्ट में सरप्लस प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है सबको पेमेंट करने के बाद, तो वो किसका होता है? वो शेयर होल्डर्स का होता है, ठीक है। देन अनलाइक डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर डू नॉट हैव फिक्स्ड पेमेंट या इंटरेस्ट, देन इनको कोई प्रायोरिटी भी नहीं होती है ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिस्टिंग्विशेस डिबेंचर्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। क्या चीज़ जो है वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है या अलग करती है, जिससे हम इनके बारे में बता सकते हैं कि ये डिबेंचर्स है और ये इक्विटी शेयर्स हैं। तो इनके फीचर्स गिवन है आपको। डिबेंचर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी, नो। ओनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है, डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स्ड होता है। देन डिबेंचर होल्डर्स रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, यस सही है ये। देन डिबेंचर्स प्रोवाइड वोटिंग राइट्स टू होल्डर्स, नो। डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी में तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है सिर्फ। इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी नहीं होता वोटिंग राइट, ठीक है, याद रखना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, ना ही डिबेंचर होल्डर्स के पास होता है। देन डिबेंचर्स हैव एन इनडेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड, नो। इनडेफिनेट वर्ड आ गया, अगर डेफिनेट होता तो सही होता। डिबेंचर होल्डर्स का जो है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के बाद जो है डिबेंचर होल्डर्स ने जो है आपके जो है खरीदे हैं यहाँ पे हमारे पास, देन यहाँ पे आपको 5 ईयर्स के बाद इनको इंटरेस्ट तो आप दे ही रहे हो उनको, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो भी इन्होंने हमारी कंपनी को दिया है, पब्लिक ने, वो वापस करना होता है, ठीक है।
तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो इसके बारे में देख लो। डिवेंचर्स आर अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर द डिवेंचर होल्डर्स रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो ये आपके फीचर्स हैं डिवेंचर होल्डर्स के, ये आपने याद रखने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लीज फाइनेंस। तो ये आपका किससे आ गया, लीजिंग आपने पढ़ा होगा, लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग टॉपिक्स, तो ये आपका लीजिंग से है। तो लीज फाइनेंस का मतलब क्या होता है आपका, बोरोइंग फंड्स थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स, नो। सेलिंग कंपनी शेयर्स टू द पब्लिक, नहीं, ये तो शेयर्स हो जाएंगे आपके। देन रेंटिंग इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, किसी प्रॉपर्टी को या कोई मशीनरी है, कोई टेंजिबल एसेट है, उसको आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर किसी को रेंट पे दे रहे हो तो इसको बोलते हैं लीज फाइनेंस, यस, इसको बोलते हैं लीज फाइनेंस। देन ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म वेंचर कैपिटल, ये भी नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, लीज फाइनेंस इन्वॉल्व्स रेंटिंग इक्विपमेंट्स, इवन प्रॉपर्टी भी रेंट पे देते हैं, और अदर एसेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पे दो लोग होते हैं आपके, एक लेसर होता है और एक आपका लेसी होता है, ठीक है। तो आपका लेसर जो है उसका एसेट होता है, ये अपना एसेट जैसे मशीनरी दे दी लेसी को, क्योंकि लेसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो न्यू एसेट खरीदे, जैसे न्यू मशीनरी खरीदे, तो वो लेसर से रेंट पे ले लेता है और उसका रेंट देता रहता है उसको, ठीक है। तो ये आपका लीजिंग होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है आपके पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके कैपिटल मार्केट में, या जिसको आप स्टॉक मार्केट कहते हो, सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हो, तो वहाँ पे जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट के लिए या हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, किन से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो ज़्यादा कमीशन ना चार्ज करें, इसके लिए सेबी को लाया गया था। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, सेबीज प्राइमरी फंक्शन इज टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, इंश्योरिंग fair practices and protecting the interest of the investors, and it also oversees activities related to the issuance and trading of securities। और भी functions है सेबी के आपके, जैसे कि rules and regulations बनाना, then चेक करना brokers को, then जितने भी आपकी फी या फिर जो आपका प्रोसीजर है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का, वो सारा जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ही बनाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखता है किसी भी तरीके की फ्रॉड वगैरह ना हो कैपिटल मार्केट में या सिक्योरिटीज मार्केट में। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन पूछा हुआ है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नहीं, ये किसका रोल होता है, ये आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का होता है या प्रोडक्ट मैनेजर का होता है। आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कंपनीज में भी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस तो नहीं करता एचआर, ये आपका फाइनेंस मैनेजर करता है। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है एचआर, वही करता है एचआर, ठीक है। सिलेक्ट करना, जितनी भी हायरिंग होती है कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ये सारी चीज़ें एचआर का ही होता है रोल। तो ये आपके पास सही हो जाएगा। मार्केट रिसर्च आपका कौन करेगा, मार्केट रिसर्च आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, वैसे तो ये इजी है एचआरएम। देन इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एचआरएम इज द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, ensuring that the organization hires individuals with the right skills and qualification to meet its goal। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए जिस जॉब रोल के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है एचआर रिक्रूट करता है एम्प्लॉयज़ को। देन सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, विच लीडरशिप थ्योरी फोकसेस ऑन द ट्रेट्स ऑफ द लीडर। तो ये लीडरशिप की थ्योरी से क्वेश्चन आ गया आपके पास, ट्रेट्स वर्ड आ गया। देखो कि कौन सी थ्योरी बताती है कि लीडर, एक जो लीडर होता है उसके अंदर किस टाइप के ट्रेट्स होने चाहिए, या जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सी थ्योरी बताता है आपका, ये ट्रेट थ्योरी बताता है
कि आपके लीडर में किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखो, जैसे कि किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, एक करिश्मा होना चाहिए। करिश्मा मतलब ऐसी पर्सनैलिटी की जिसको आप देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हो और उसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आपका भी कोई ना कोई जो है आइडल होगा, वो आपका एक तरीके से लीडर है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी बातें आप सुनते हो और मानते हो। देन 7th क्वेश्चन है आपके पास, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है वो किससे जुड़ी हुई है, किससे रिलेटेड है। ये जितने आपके पास ऑप्शन है गिवन, उससे किससे रिलेटेड है। जैसे लीडरशिप से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो आपने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें आपका एक पिरामिड बनता है और इसने जो है वो आपके एक हिरार्की में नीड्स बताई हुई है। जैसे सबसे पहले इसने बताया है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं हमारे पास, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि जिसको आप हिंदी में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फूड शेल्टर क्लोथ वाटर, ये सारा आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाता है। देन इसके बाद क्या आता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें आपकी जॉब्स आ जाती है, जॉब चाहिए, फिर आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोशल नीड्स आ जाती हैं आपकी, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स या लव अफेक्शन, ये आ जाता है। इसके बाद एस्टीम नीड्स आ जाती हैं आपकी, जब आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपके लिए स्टेटस रिकग्निशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आपकी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें आप बताते हो कि एक्चुअली मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, जिसमें आपका कुछ भी गोल हो सकता है, या तो आपका जो है वो गरीब लोगों की मदद करना हो सकता है गोल, या फिर आप रिलीजियस हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो ये किस से रिलेटेड था आपका, ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है, मोटिवेशनल थ्योरी है ये आपकी मैस्लो की, ठीक है। तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बताती है मोटिवेशन अलग अलग टाइप से हमें मिलती है अलग अलग स्टेजेस पे, जिसकी एक हिरार्की होती है, इसने ये बोला था, फिजियोलॉजिकल से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक इसने जो है वो हिरार्की बताई थी हमें। देन 8th क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज LLP स्टैंड्स फॉर। तो LLP की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज में पढ़ा होगा, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा। तो बताओ इसमें क्या होगा, आप सोचो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म लीज प्लान, लोकल लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या लिमिटेड लाइबिलिटी प्लान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपकी ये किस टाइप की पार्टनरशिप होती है, इसमें जो है पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अदरवाइज जो आपकी जर्नल पार्टनरशिप होती है उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसमें क्या है, आपका जो LLP है इसमें आपके मिक्स फीचर्स होते हैं, किसके, एक तो पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है, और एक आपके कंपनी के, क्योंकि कंपनी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो इन दोनों के कंबाइन करके फीचर्स को मिलाकर आपका LLP के फीचर्स बनता है आपके पास, ठीक है। देन ये आपका एक्सप्लेनेशन होगी। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ बिजनेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है FM का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस में क्या होता है, मार्केट एक्सपेंशन होता है, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना होता है, या शेयर होल्डर जो हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, या प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना होता है। तो हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना, मार्केट वैल्यू, जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उनको इंक्रीज करना। इसका ऑल्टरनेट वर्ड भी एक और आ सकता है आपको, जिसमें आपको ये दिया हुआ हो सकता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आपको इसके साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आ सकता है एग्जाम में, तो हमेशा आपने इसको टिक करके आना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसमें जो है आपके 3 टाइप के डिसीजंस आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में।
एक तो आपका आ जाता है इसमें इन्वेस्टिंग डिसीजंस की, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, इसमें भी आपके लॉन्ग टर्म आ जाते हैं एंड शॉर्ट टर्म आ जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट डिसीजन होता है इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि उसको फंड जो है वो कहाँ से बोरो करना है कंपनी के लिए, उसने ओनर्स फंड के थ्रू जाना है या बोरोअर। तो इसमें जो है ओनर्स में आपके आ जाते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बोरोड फंड में आ जाते हैं आपके डिवेंचर्स, डेट वगैरह या बैंक लोन, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर का होता है डिविडेंड से रिलेटेड, डिविडेंड डिसीजन कि एंड में जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, ठीक है, या फिर कितना पैसा हमें अपने पास रिटेन करके रखना है अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। तो ये आपके पास हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपके पास, विच मोटिवेशनल थ्योरी posits that there are two sets of factors influencing job satisfaction and dissatisfaction। तो कौन सी थ्योरी है, मोटिवेशनल थ्योरी में पढ़ा होगा आपने टाइप्स ऑफ थ्योरीज में मोटिवेशन की, कि कौन सी थ्योरी है जो बताती है कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक जो जॉब को जिससे एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलती है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, और दूसरे फैक्टर्स को उसने बताया था कि जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती, ठीक है। तो ये आपकी है मैस्लो की है नहीं, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, इसको और क्या कहते हैं हम, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ अ कंसेप्ट इन अ साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स द फैक्टर्स दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो ये किसने दी थी, आपकी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी इन द ईयर 1950। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। द थ्योरी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स इसमें बताए थे, एक आपके मोटिवेटर्स फैक्टर्स थे जो आपके जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको बोनस दे दिया अगर आप अच्छा काम कर रहे हो या प्रमोशन कर दी। देन दूसरा फैक्टर जो है उसको हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर्स में वो वाले फैक्टर आ जाते हैं जिससे आपको जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है आप कम कर सकते हो, जैसे कि इसमें आपको रिकग्निशन दे दी, इसमें मॉनेटरी नहीं होता, ये नॉन मॉनेटरी होता है, ठीक है। तो ये आपके टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11th क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंटेशन मेथड ऑर्गेनाइजेज एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे एक वर्ड आपके पास है स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़, ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी बोलते हो जिसको। तो कौन से टाइप का डिपार्टमेंटेशन है जिसमें एम्प्लॉय जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है अपनी एक्टिविटी में, क्योंकि वो डेली रूटीन में सेम ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो क्या ये फंक्शनल में होता है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में होता है, मैट्रिक्स डिपार्टमेंट में होता है या नेटवर्क, तो ये फंक्शनल डिपार्टमेंट में होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपके डिपार्टमेंट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैंने आपको बताया परचेज डिपार्टमेंट होगा एक, जो परचेज के बारे में सारा संभालेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कितना सप्लायर कितने रेट पे दे रहा है। देन सेल्स डिपार्टमेंट होगा जो सेल्स का सारा देखेगा। देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा आपका। देन फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो डेली वो एक ही चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इस ये आपके हो जाते हैं एग्जाम्पल। देन 12th क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंसेप्ट रेफर्स टू द फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आपने कीवर्ड्स ध्यान रखने होते हैं हमेशा क्वेश्चन में। देखो डिसीजन मेकिंग किस में करते हैं हम, किस प्रोसेस में करते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी कहाँ बनाते हो आप, प्लानिंग कहाँ करते हो, प्लानिंग फंक्शन में। तो ये आपके मैनेजमेंट के फंक्शन से क्वेश्चन आ गया। जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो,
कि हमें गोल क्या अचीव करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद ही आप उस पर काम करोगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डिपार्टमेंटेशन बनाते हो, वर्क को डिवाइड करते हो, देन ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद स्टाफिंग करोगे। जब आपने बता दिया कि हमारे पास ये जॉब्स हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, कितने रिक्रूट करने हैं, कितने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद डायरेक्टिंग, जब आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लोगे, फिर उनको बताओगे काम कैसे करना है, उनको मोटिवेट करोगे। देन काम जब हो जाएगा तो आप चेक करोगे कि जितना हमने प्लान किया था, जितना हमने गोल सेट किया था, कि उतना हमने अचीव किया भी है या नहीं। तो यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसमें कुछ भी कमी आती है हमें, जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 100 यूनिट्स का और हमने कितना बनाया, हमने सिर्फ 90 यूनिट्स ही बनाए, तो 10 यूनिट क्यों नहीं बने, इसका जो हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं, फिर दोबारा से प्लानिंग करते हैं। ये पूरा आपका प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। तो इसका आंसर आपके पास प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। Then next question, 13th question, which leadership style is characterized by leaders who inspire and motivate followers to achieve extraordinary outcomes? किस टाइप की लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर क्या करता है, इंस्पायर करता है अपने फॉलोअर्स को, मोटिवेट करता है कि वो अपना जो है उनके अंदर जो क्षमता है, ठीक है, वो उसको अचीव करे, अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचाने और आप गोल अचीव करें। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। इस टाइप की लीडरशिप को हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन्वॉल्व्स इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग फॉलोअर्स टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स बाय फोकसिंग ऑन विजन, इनोवेशन एंड चेंज। देन 14th क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ज्वाइंट हिंदू family firm the management of the business is usually in the hands, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता बोलते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली भी जिसको हम कहते हैं। ऑल अडल्ट फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं क्या हम कर्ता, या जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, मेल मेंबर होता है, उसको हम कर्ता बोलते हैं, या कोई इलेक्टेड हेड होता है, या कोई अपॉइंटेड मैनेजर होता है। तो ये आपने याद रखना है, कर्ता किसको बोलते हैं हम, एल्डेस्ट जो मेंबर होता है मेल, वो भी उसको बोलते हैं हम कर्ता। जैसे कि आपका अगर फैमिली बिजनेस है और आपने जो है हिंदू फैमिली एक्ट के अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा रखा है, तो आपका वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म कहलाएगी और आप उसके अंडर जो है टैक्स पे करते हो। तो यहाँ पे जो आपके फैमिली का हेड होगा, जैसे आपके फैमिली का हेड आपके ग्रैंडफादर हैं, तो वो आपके कौन बोलेंगे, उनको कर्ता बोलेंगे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें डिसाइड करता है। देन ये हो गया आपका, इन अ जॉइंट हिंदू family firm the business is traditionally managed by the karta, who is the eldest male member of the family. The karta has the authority to make decisions for the business on the behalf of the family. अब देखो, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है उसको तो कर्ता कहते हैं, और जो अदर मेंबर्स होते हैं बाकी, जैसे अगर आपके चाचा हो गए, चाची हो गए, या आपके जो है कजन्स हो गए, आपके फादर हो गए, तो ये जो अदर मेंबर्स होंगे इनको भी लिख लो, क्या कहते हैं, इनको कहते हैं को पार्टनर्स, को पार्टनर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। कौन सी टाइप की यहाँ पे हमारे पास जो है एंटिटी दी गई है, इसमें से कौन सी एंटिटी है जिसको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। तो देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसको कहीं पे रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी नहीं होती, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है। रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है, जो 1 पर्सन कंपनी होती है, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट, सोल प्रोप्राइटर को नहीं करवाना पड़ता, यही इनमें डिफरेंस होता है। देन पार्टनरशिप फर्म तो किसके अंदर रजिस्टर कराएगा, ये तो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये इसके अंडर रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वर्ड आ गया,
यहाँ से भी आप बता सकते थे कि कंपनीज एक्ट के अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएगी, क्योंकि ये टाइप ऑफ कंपनी है। देन ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है, उसके अंडर जो है ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अभी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन है कि वो कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है या फंक्शन करता है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या इनका गोल होता है, नो। इंडिविजुअल बेनिफिट, नो। म्यूचुअल असिस्टेंस, यस। एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल भी नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होती है इसमें। तो म्यूचुअल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसमें आपके मेंबरशिप पहले होती है, डिफरेंट टाइप्स के जो आपके मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पे वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, कोई भी आके जो है जितना मर्जी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर सबसे पहले रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद ही कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म बनती है। देन इसमें मेन क्या होता है, इनका गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है हमारी सोसाइटी को, उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कोई क्रेडिट फैसिलिटी की प्रॉब्लम है कि हमारे जो है यहाँ पे बैंक्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा करते हैं हम एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं और हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। या ऐसे ही आपके फार्मिंग से रिलेटेड भी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें आपका मेन गोल होता है सबका भला होना। ठीक है, सबका भला होना चाहिए। म्यूचुअल असिस्टेंस, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, देखो, a cooperative society is based on the principle of mutual assistance. It is formed by individuals with common interest to achieve a common goal. और सारे members का इसमें जो है वो benefit होना चाहिए, ना कि किसी individual person का benefit होना चाहिए। Then next question है, in a cooperative society the principle of one member one vote. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रूल होता है, एक मेंबर का वोट कितना गिना जाएगा, एक। जैसे कि आपके कुछ अलग जो टाइप की आपकी फर्म्स होती हैं उसमें क्या होता है, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका वोट होता है। बट यहाँ पे चाहे आप 100 रुपये से ही मेंबरशिप की है आपने और किसी ने जो है वो 1000 रुपीज़ से मेंबरशिप करी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर बना है, तो दोनों का ही वोट एक एक ही गिना जाएगा। ये नहीं कि इसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो इसको ज़्यादा वोटिंग राइट मिलेगा, नो। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वन मेंबर वन वोट। सो voting rights are proportional to the number of shares held, no. Each member has one vote regardless of their capital contribution, yes. Members with higher contribution have more voting rights, no. Voting rights are determined by the management committee, no. तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट इंश्योर्स दैट ईच मेंबर हैज़ इक्वल वोटिंग राइट रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन आपने पढ़ा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो ये बताओ इसमें से प्राइमरी पर्पस क्या होता है डेलीगेशन का, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टू एलिमिनेट द नीड फॉर सुपरविजन, सुपरविजन भी आपका जो है डायरेक्टिंग का एलिमेंट है, देन टू सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग और टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो डेलीगेशन क्या होता है कि अपनी जो आपकी अथॉरिटी होती है या आपके पास पावर होती है उसको थोड़ा सा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोअर, अपने से लोअर लेवल के एम्प्लॉय को। ठीक है, क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आप वर्कलोड कम करना चाहते हो अपना, एक ही पर्सन पे ज़्यादा वर्कलोड देने की बजाय आप अपना काम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हो, अपने से जो है वो सबऑर्डिनेट लेवल के पर्सन को अपना काम दे देते हो, तो इसको डेलीगेशन कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन से पूछा गया है, वहाँ पे डेलीगेशन से पूछा गया था। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल, अथॉरिटी इज डिटेन्ड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स,
डिसीजन मेकिंग इज स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और डिसीजन मेकिंग इज ओनली डन बाय मिडल मैनेजमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपका होता है जब डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, decision making is spread throughout the organization. Decentralization of authority means that the decision making is distributed across various levels of the organization, allowing managers at different levels to make decisions relevant to their specific areas of responsibility. Decentralization basically होता है जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC, तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोग जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकते अकेले। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे मैंने आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट का एग्जांपल दिया था, जैसे यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, और सबके जो है वो अलग अलग मैनेजर बना दिए कि ये परचेज मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है। तो ये अब अपने अपने डिपार्टमेंट को जो है वो संभालेंगे। तो ये पावर क्या कर दी, पावर एंड अथॉरिटी डिवाइड कर दिया, स्प्रेड कर दिया, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मेक इन इंडिया कैंपेन जो है, जो आपके नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, to increase the import of goods into India, or to enhance the service sector only, और टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। तो देखो, इम्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए तो नहीं किया था, बल्कि इसको डिक्रीज करने के लिए किया था कि हम बाहर से सामान ना मंगवाएं, हम खुद अपने इंडिया में जो है वो प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें। सर्विस सेक्टर ओनली के लिए नहीं किया था हमने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी किया था, अदर सेक्टर्स की भी हमने इसमें बात करी है। तो यहाँ ओनली वर्ड जहाँ होता है वो ज़्यादातर ऑप्शन आपका हमेशा गलत ही होता है। देन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, नहीं, हम कम क्यों करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ताकि बाहर की कंपनीज जो है वो हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में आए और यहाँ का जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और इंडिया को फ़ायदा हो और हम बाहर से इंपोर्ट ना करवाए। इसलिए मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, The Make in India movement was launched with the objective of promoting FDIs in India and turning the country into a global manufacturing hub. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास है वर्ड। देन द इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट, और क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? जॉब्स, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, यहाँ पे जब कंपनीज आएंगी तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ होगी उसकी, और इंडिया की जो GDP है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी या इंक्रीज होगी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था मेक इन इंडिया कैंपेन का। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आज मैंने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और आपको वो क्वेश्चंस, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपको वो आते ही होंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस भी नहीं थे। ठीक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स से क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इतना इजी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस बार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो आपने ज़्यादा इसको ईजी लेके नहीं चलना, आपने थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। पर स्टार्ट हमेशा बेसिक से ही करना चाहिए आपको। ऐसा कभी नहीं होता कि बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं, कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और वो भी हमको कभी कभार नहीं आते। तो आपको जो है वो अगर नोट्स चाहिए पेपर 2 के, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम PDF आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नोट्स, ये सारे हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही।